हेलो बच्चों। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जैसे मैंने कहा था दो टाइप का होता है। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर आए और जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वेक्टर आए। तो पहला टाइप जब हम लोग को दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 9 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक नया वेक्टर मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारा हम लोग बात करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा समझने के पहले जैसा कि मैं बताया था तुमको लास्ट क्लास में कि अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहते हैं तो रिज़ल्ट स्केलर भी आ सकता है, रिज़ल्ट वेक्टर भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती है। ठीक है, हो सकता है रिज़ल्ट में से डायरेक्शन गायब हो जाए, हो सकता है रिज़ल्ट में डायरेक्शन मौजूद रहे। इसके आधार पर हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। एक वो जो स्केलर मिलता है, एक वो जब वेक्टर मिलता है। तो जब स्केलर मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जो कि हम लोग इसके पहले वाले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े थे। और जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही हो तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही इसका एप्लीकेशन है, बहुत ज़बरदस्त इसका एप्लीकेशन है आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो बहुत अलग अलग चैप्टर्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का हमको वहाँ पर पे यूज़ ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बातों को हम लोग समझेंगे और उसका फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू किया जाए। चलो, तो सपोज दैट मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और हमेशा की तरह हमें जो और चाहिए होगा वो होगा उनके बीच का एंगल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करो, हमको वेक्टर्स के बीच के एंगल की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो मान लो वेक्टर्स के बीच में एंगल बेटा थीटा है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट होता है जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो वो वेक्टर क्वांटिटी मैंने मान लिया क्या है बेटा, सी। ठीक है, अच्छा, जब अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर मिले तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिजल्ट वेक्टर मिलता है और इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो क्रॉस होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी रखा जाता है। ठीक है, जैसे डॉट पढ़ा था हम लोगों ने, स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट भी यूज़ करते थे, उसको डॉट बोलते थे। वेक्टर प्रोडक्ट में लोग क्रॉस यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मान लो मैंने क्या, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमको सी मिल गया, सी इज़ अ वेक्टर। तो जब भी मैं कहूँगा सी इज़ अ वेक्टर, दो बात दिमाग में आनी चाहिए। अगर सी एक वेक्टर है तो दो बात दिमाग में आनी चाहिए। पहले, अगर सी वेक्टर है तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर सी वेक्टर है तो सी का डायरेक्शन क्या होगा। ये दोनों हमको बताना पड़ेगा कि भाई जो नया रिजल्ट वेक्टर सी मिला है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये हमको बताना पड़ेगा। तो रूल ये कहता है कि जब दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उससे जो नया वेक्टर मिलता है सी, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। एन कैप भी यहाँ लगाना पड़ता है। तो इतना हिस्सा जो देख रहे हो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, इतना हिस्सा जो देख रहे हो बेटा, ये वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हो गया।
और जो इतना हिस्सा देख रहे हो बेटा, ये वाला पार्ट, ये हो गया बेटा उस वेक्टर सी का डायरेक्शन। ठीक है, तो जो नया वेक्टर सी मिलेगा डेफिनेशन के हिसाब से कि जब दो वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो नया वेक्टर सी मिलेगा, तुरंत दो बात दिमाग में आएगी, उस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो उस सी का ये मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा, और एन कैप क्या होगा उस सी का डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे कि ए क्रॉस बी करने पर एक नया वेक्टर सी मिलेगा, जिस सी का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच जो एंगल बनेगा उसके साइन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो, अभी डायरेक्शन की बात छोड़ो, अभी भूल जाओ एन कैप को, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात सुनो। जब दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर सी मिलेगा, उस नए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच जो एंगल बनेगा उसके साइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये हो गई मैग्नीट्यूड की बात। ठीक है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब बात आती है कि डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन एन कैप तो मैंने बता दिया कि एन कैप इसलिए लगाया गया ताकि ये पता चल चुके कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई यहाँ से यहाँ तक तो ऐसा कुछ भी नहीं जो इसको वेक्टर बनाए। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या किया जाए, वेक्टर तो उसको होना ही है। तो वेक्टर बनाने के लिए हमेशा मैंने कहा है कि स्केलर को अगर वेक्टर में तब्दील करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किसी भी यूनिट वेक्टर से उठाया मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है कि कोई भी वेक्टर लिया और मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है। जिस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो यूनिट वेक्टर कौन सा होना चाहिए, इसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई उसमें डायरेक्शन क्या देना है, उसके हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे किसी स्केलर को एक्स डायरेक्शन देना है तो उसमें आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई कैप से मल्टीप्लाई करने के पहले ये जान गया था ना कि उसको एक्स डायरेक्शन देना है। किसी वेक्टर को वाई डायरेक्शन देना है, जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन मिलता है, मगर वो डायरेक्शन देने के पहले, मल्टीप्लाई करने के पहले हमको जानना होगा कि डायरेक्शन देना क्या है। जो डायरेक्शन देना होगा किसी स्केलर को, उसके हिसाब से यूनिट वेक्टर्स को खोज के मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो बेटा वेक्टर सी आता है ना, ये जो वेक्टर सी है, इस वेक्टर सी का डायरेक्शन इन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अभी एन कैप का डायरेक्शन मैं नहीं बता रहा हूँ, तो ध्यान से बस सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये हिस्सा बताता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये हिस्सा बताता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर है। अब मुझको डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन मैंने क्या किया, एन कैप से मल्टीप्लाई किया। अब एन कैप कौन सा वेक्टर होना चाहिए, रैंडमली किसी वेक्टर को लाके मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना। इसको किस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, किसको डायरेक्शन मिल जाए, इसके पहले देखना होगा कि उसको डायरेक्शन देना कौन सा है। तो ए क्रॉस बी करने पर जो बेटा वेक्टर सी मिलता है, उस वेक्टर सी का डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमको अगर बताऊं मैं ये अगर मैं पेन के हेल्प से तुमको समझाऊं, तो अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नया वेक्टर सी मिलेगा। उस वेक्टर सी का इतना हिस्सा बता दिया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जो होता है इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के, इनसे जो प्लेन का फॉर्मेशन होगा, इन दोनों वेक्टर से जो प्लेन बनेगा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसे। परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है, कुछ ऐसे। तो जो नया वेक्टर सी है उसका डायरेक्शन हमेशा ए और बी के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे निकालेंगे उसके लिए हम थंब रूल पढ़ेंगे अभी जस्ट हैव पेशेंस। अभी सी का डायरेक्शन क्या पॉसिबिलिटी होगी वो बता रहा हूँ। तो जब भी तुम ए और बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जो नया वेक्टर सी मिलेगा वो सी हमेशा इन दोनों के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा लाइक दैट, या तो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा लाइक दैट।
कब ऊपर कब नीचे इसको हम लोग समझेंगे अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट्स इट। यानी जो सी को डायरेक्शन देना है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर देना है। अगर ये ए और बी का प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। कैसे दें ये? तो क्यों ना एक ऐसा वेक्टर खोजा जाए जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। क्यों ना एक ऐसा यूनिट वेक्टर खोजा जाए जो ए और बी के प्लेन के क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो, और उसी से मल्टीप्लाई कर दे। मैंने कहा था ना, किसी स्केलर को डायरेक्शन क्या देना है उसके हिसाब से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी को एक्स डायरेक्शन देना है तो आई कैप से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, और तो करेंगे नहीं। तो हमने कहा कि जो सी वेक्टर है वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, या तो ऊपर या तो फिर नीचे। तो एक ऐसा हम लोग यूनिट वेक्टर खोजें जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। मान लो वो वेक्टर एन कैप है, कोई भी एन कैप वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। उस एन कैप से मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो वेक्टर हमको मिला इसको डायरेक्शन मिल गया, ये मैग्नीट्यूड था इसमें, इसने डायरेक्शन भी दे दिया, और इसने डायरेक्शन क्या दिया, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जो नया वेक्टर सी है, ये सी का डायरेक्शन बेटा ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, थैंक्स टू दिस वेक्टर एन कैप। तो ये हिस्सा बताएगा बेटा मैग्नीट्यूड उस नए वेक्टर सी का, और ये क्या बताएगा बेटा, एन कैप डायरेक्शन उस वेक्टर सी का जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिला था। ठीक है, तो यहाँ जो एन कैप है बेटा, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane of A and B। वे एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जाहिर सी बात है जो एन का डायरेक्शन होगा वही इस सी का डायरेक्शन भी हो जाएगा। तो जो नया वेक्टर सी मिला बेटा, उस सी का डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब उसमें देखो दो केसेस बनते हैं। उसमें एक केस ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कुछ ऐसे कि ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है मान लो, ठीक है। तो जो नया वेक्टर सी बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए ना, वो उन दोनों के प्लेन के क्या होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर। कुछ ऐसे, वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, वो बात की बात है, लेकिन जब भी होगा ए और बी के प्लेन के क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा बेटा, 90 डिग्री ही फॉर्म होगा। ठीक है, हमेशा। तो दिस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब परपेंडिकुलर में अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं ऐसे हम लोग कि जो बेटा सी का डायरेक्शन होगा वो ए और बी के प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ सी शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। थोड़ा सा ध्यान से बात करो क्योंकि 3D फिगर है, इससे बहुत अच्छे से फिगर को समझना। अब अगर मैं कहूँ, और ये जो एंगल है, ये एंगल देखो बेटा ए और बी के बीच का एंगल है, ये वाला, ये एंगल ए और के बीच का है। ठीक है, तो अब मैं कहूँ, मुझको ये पता चल गया कि वेक्टर सी जो है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, मुझको पता चल गया। ठीक है, लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। किसी भी वेक्टर का दो डायरेक्शन तो होगा नहीं, या तो वेक्टर सी ऊपर की तरफ होगा या तो वेक्टर सी नीचे की तरफ होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि भाई प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर के भी हो, प्लेन के ऊपर नीचे के भी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। किसी भी एक यूनिक वेक्टर का एक यूनिक डायरेक्शन होता है।
तो वेक्टर सी अपवर्ड वाला होगा कि डाउनवर्ड वाला होगा, ये हमको चेक करना होगा अभी, ऐसे बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पता है कि सी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है डेफिनेटली, लेकिन वो परपेंडिकुलर कौन सा है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला, ये हमको थोड़ा भी चेक करना होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग। होता क्या है कि इसके लिए एक रूल होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, या इसको कर्ल रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड का इसमें यूज़ करना है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है। मैं तुमको बताता हूँ इस क्या होता है। और भी एक रूल, इसको बोलते हैं स्क्रू रूल, एक स्क्रू रूल भी होता है, मगर ऐसा नहीं कि हमको रूल एग्जाम में पूछा जाएगा, बट हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो मैं तुमको आज थंब रूल पढ़ाऊंगा, इसको रूल देखूंगा बाद में क्या बताऊंगा, ऐसा कुछ खास उसकी ज़रूरत नहीं है, बट इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। थंब रूल क्या होता है थोड़ा समझो, बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे मान लो दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है। आई रिपीट, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, इनका जो बीच का एंगल है वो कितना बेटा, थीटा। तो ए क्रॉस बी करने पर वेक्टर सी मिला, मान लो ये रेड वाला वेक्टर सी है जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा नया वेक्टर सी, उसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया, देख रहे हो, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। फिर देख लो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की तरफ ऐसे या तो नीचे की तरफ ऐसे, दो में से कोई एक, दोनों नहीं, दो में से कोई एक। तो कौन सा होगा दोनों में से, उसी के लिए बेटा है राइट हैंड थंब रूल। अब ये थंब रूल होता क्या है, वो ध्यान से बात को समझना, ठीक है। इसमें कर्ल रूल भी इसको कहते हैं। तो बात ये है कि बोले ना ए कौन सा है बी कौन सा, बोले नहीं ना हो, ए बी, ठीक है। नियम ये कहता है कि अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर लो, ठीक है। थंब एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, 4 फिंगर्स के परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि ए क्रॉस बी हमको पता करना है कि बी क्रॉस ए, इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि मैं किसका डायरेक्शन निकालने जा रहा हूँ। तो मैं पहले ए क्रॉस बी निकालने जा रहा हूँ, ए क्रॉस बी, आई रिपीट ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर बी क्रॉस ए बी निकालेंगे, पहले ए क्रॉस बी। अपना हाथ मैंने ऐसे लिया, हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालना होगा तो अपने हाथ को ए के ऊपर रखेंगे, ऐसे ए के ऊपर। अगर बी क्रॉस से निकालना होगा तो हाथ को बी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो मुझको निकालना था ए क्रॉस बी, मैंने राइट हैंड को ए के ऊपर रख दिया, जिससे जाना होगा वहाँ पर रखेंगे, जो पहले होगा उसके ऊपर रखना है। पी क्रॉस क्यू निकालना, हाथ को पी के ऊपर रखो। एक्स क्रॉस वाई निकालना, हाथ को एक्स के ऊपर रखो। तो मुझको ए क्रॉस बी निकालना था, मैंने हाथ को ए के ऊपर रखा, और ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब हमको ए से बी की तरफ इस हाथ को, इस फिंगर को बेटा कर्ल करना है, मोड़ना है। तो ए क्रॉस बी में कुछ ऐसे करेंगे, ए से बी की तरफ हाथ को मोड़ेंगे। ये पूरा हाथ नहीं मोड़ना है, ये पूरा हाथ नहीं मोड़ना है, फिर फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है। यूँ कर्ल करो फिंगर को, ऐसे ऐसे कर्ल करो ए से बी की तरफ। तो अंगूठा का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है बेटा, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने हाथ को फिंगर्स को कर्ल किया ए टू बी, क्यों ए टू बी, क्योंकि हमको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए से बी कर्ल करोगे, बी क्रॉस से निकालना होगा तो बी से ए कर्ल करेंगे। तो मैं ए से बी कर्ल कर रहा हूँ, ए से बी में कर्ल, पूरा हाथ नहीं मोड़ना, ऐसे हाथ नहीं मोड़ना है, सिर्फ हाथ को ये रखो और उसको ए से बी की तरफ कर्ल करो। तो देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया तुम्हारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब तुमको निकालना अगर बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के लिए हमको हाथ रखना होगा बी पर, हाथ बी पर रखेंगे, जिस पर निकालो वहाँ पे हाथ रखोगे। तो मैंने हाथ बी पर रखा। अब मुझको बी क्रॉस ए निकाल, मैं हाथ कर्ल करूँगा बी से ए की तरफ,
P क्रॉस Q निकालना होगा तो हाथ मोड़ोगे P से Q की तरफ, X क्रॉस Y निकालना है तो हाथ मोड़ोगे X से Y, जिससे जो क्रॉस करना होगा वहाँ से वहाँ हाथ को मोड़ना। तो मुझको B क्रॉस A निकालना है, तो B क्रॉस के लिए हाथ यहाँ रखा, B से A की तरफ मोड़ा है, तो B से A की तरफ या उल्टा तो हाथ मुड़ेगा नहीं, मुड़ सकता है क्या? हाथ वह टूट जाएगा अगर मोड़ोगे तो, बस समझ रहे हो? ऐसा करना मत, हाथ में मोच आ जाएगी, टूट जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते भाई। जैसे नेचर नहीं है मुड़ने के अलाउ करता तो ऐसे क्यों मोड़ोगे? तो हम लोग करेंगे क्या, इस हाथ को ऐसे कर देंगे, यूँ कर दिया ऐसे, और फिर देखो मैंने B से A की तरफ यूँ टर्न किया, कर किया, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में कोई तकलीफ नहीं है, करके ज़रूर देखना। तो हाथ में कोई तकलीफ है तो नहीं, लेकिन अंगूठा कहाँ चला गया? अंगूठा देखो नीचे चला गया ना, तो ये हो गया बेटा B क्रॉस A का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये हो गया B क्रॉस A। तो A क्रॉस B इज़ अपवर्ड एंड B क्रॉस A इज़ डाउनवर्ड। बात समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं बेटा थंब रूल। तो थंब रूल में याद रखना, अगर मुझको P क्रॉस Q निकालना तो अपना मैं हाथ रखूँगा P की तरफ और P से Q कर्ल करूँगा ऐसे। अगर मुझको निकालना है Q क्रॉस P तो मैं हाथ रखूँगा Q की तरफ और फिर पीछे न करके फिर आराम से Q से P कर्ल करूँगा। उल्टा नहीं मोड़ सकते Q से P, हमेशा जैसे मोड़ते वैसे मोड़ोगे Q से P। तो थंब कहाँ जाएगा? नीचे। जहाँ थंब जाएगा वही डायरेक्शन होगा A क्रॉस B का या B क्रॉस A का, ठीक है? तो ये होता है थंब रूल। जहाँ थंब जाएगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, जहाँ थंब जाएगा, जहाँ थंब पॉइंट करेगा वही A क्रॉस B करने पर जो नया वेक्टर C मिलता है उस C का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ C विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थंब। जहाँ थंब जाएगा लेट इट गो, वो हाथ को कर्ल करो, थंब का डायरेक्शन देख लो। तो अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं मिलाऊँ, इस फिगर को इससे मिलाऊँ, ये A है ये B है, देख रहे हो बेटा? इसको अगर फिर मिलाओ ऐसे, ये A है ये B है, ये A है ये B है, बीच का एंगल थीटा है। तो जो ऊपर जा रहा था A क्रॉस B ऊपर और नीचे क्या आता है बेटा? B क्रॉस A। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो जो C A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ बता रहा हूँ बस वहाँ देखो। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ बेटा व्हाट? A क्रॉस B, ठीक है? और ये तुम्हारा डायरेक्शन होगा बेटा किसका? B क्रॉस A का, ठीक है? तो जो नया वेक्टर C मिलेगा उसका डायरेक्शन हमेशा A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर मैं फिर समझाना चाहूँ तुमको पेन के हेल्प से, तो समझ सकते हो कि अगर ये पेन कहाँ चला गया, मिल गया, थैंक यू। चलो, तो ये तुम्हारा A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और B क्रॉस ऐसा ना, ये टर्न किया ऐसे कर्ल किया था मैंने, A से B मैंने कर्ल किया था यूँ, A से B मैंने कर्ल किया था यूँ, थंब देखो ऊपर की तरफ। तो ये क्या होगा? A क्रॉस B का डायरेक्शन C, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। और ये क्या होगा बेटा? इसका डायरेक्शन, ठीक है? A क्रॉस B क्रॉस A निकालोगे तो B क्रॉस A के लिए हाथ को कर्ल करोगे B से A की तरफ, तो उसको उल्टा करके कर्ल करना पड़ेगा, तो C कहाँ जाएगा बेटा? नीचे की तरफ, ठीक है? तो यूँ ऐसे टर्न तो होगा नहीं हमारा हाथ, यूँ नीचे इसको जाओगे, ऐसे टर्न करोगे, B क्रॉस A कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, ठीक है? जो भी होगा A क्रॉस B निकालो चाहे B क्रॉस A निकालो, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो, A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। ये A क्रॉस B का डायरेक्शन का नियम है। इसलिए यहाँ पे मैंने n कैप उस n कैप से मल्टीप्लाई किया जो यूनिट वेक्टर था, कहाँ था? विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। तो ये होता है बेटा तुम्हारा थंब रूल। इसके हेल्प से हम लोग A क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली हमको, A क्रॉस B और B क्रॉस A का डायरेक्शन सेम नहीं होता, अपोजिट होता है। अगर A क्रॉस B ऊपर जाएगा तो B क्रॉस से नीचे। मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बदल दिया जाए, ऑर्डर को अगर चेंज कर दिया जाए तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है?
ये दोनों सेम वेक्टर नहीं कहलाएंगे ना, डायरेक्शन बदल गया मतलब डिफरेंट वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ऑर्डर बदलने पर फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बदलने पर देखो फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। ए क्रॉस बी ऊपर है, बी क्रॉस से नीचे चला गया। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं होते। हाँ, ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होते, ऐसा कि हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। और अगर देख और भी देख लो, अगर और देखना है तो एक और देख लो एग्जांपल। अगर मैं दो वेक्टर लूँ जो दोनों बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में ही वेक्टर है, बोर्ड के प्लेन में का मतलब कुछ ऐसा समझना, बोर्ड के प्लेन का मतलब कि ऐसा है, बोर्ड के प्लेन से बाहर नहीं है, ये बोर्ड के प्लेन में ही ऐसे, ये ऐसे दो वेक्टर्स हैं इन द प्लेन ऑफ, ऐसा पढ़ चुके हम लोग। को प्लेन वेक्टर क्या होते हैं पढ़े ना, जो एक ही प्लेन में हो। तो ये बोर्ड के प्लेन में है दोनों वेक्टर, ठीक है। ये दोनों प्लेन बोर्ड के प्लेन में वेक्टर है। जो इनका वेक्टर सी होगा वो इस बोर्ड के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों वेक्टर बोर्ड के प्लेन पे है तो इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा सी, इसके बोर्ड के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, या तो टुवर्ड्स द व्यूअर देखने वाले की तरफ, या तो अवे फ्रॉम द व्यूअर। लेकिन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ही वेक्टर सी होगा डेफिनेटली, ठीक है। और अगर निकालना तो डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये ए है, ये बी है, मुझको निकालना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो मैंने अपने हाथ को ए पर रखा और ए से बी की तरफ कर्ल किया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी। थंब कहाँ रहा बेटा, बाहर की तरफ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, थंब बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ टुवर्ड्स द व्यूअर, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड टुवर्ड्स द व्यूअर, ये हो गया ए क्रॉस बी। अच्छा, बी क्रॉस से क्या होगा, हाथ को रखा बी की तरफ, बी की तरफ रखा और बी से मैं ए की तरफ मोड़ रहा हूँ, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। तो अंगूठा कहाँ जाता है, तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो बोर्ड को तोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएगा वो, अंदर की तरफ। मतलब क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ए क्रॉस बी टुवर्ड्स द व्यूअर, बी क्रॉस ए अवे फ्रॉम द व्यूअर, इस फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज लाइक दैट, दिस इज ए क्रॉस बी। पास में आ रही है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और टुवर्ड्स द व्यूअर, दिस इज लाइक दैट, दिस इज लाइक दैट, दिस इज द फिगर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये ए क्रॉस बी है तुम्हारी तरफ। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इस तरफ। और बी क्रॉस ए इज लाइक दैट, पीछे की तरफ चला जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ, यूँ कुछ ऐसे, ठीक है। पास में आ रही है। तो ये होता है बेटा थंब रूल, इसको हम यूज़ करेंगे बहुत जगह और उसके हेल्प से हम लोग अलग अलग वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। एक बहुत अच्छा रूल है स्क्रू रूल, मगर मैं स्क्रू रूल को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा बहुत खास उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम लोग बिना उसके पूरी फिजिक्स ख़त्म कर देंगे। थंब रूल भी ठीक है, मगर बहुत इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। और बहुत तरीके होंगे जहाँ पे हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का अलग अलग तरीका मिलेगा, मगर रूल आना चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग अप्लाई भी करेंगे। अब थोड़ा एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, बात समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी करेंगे, एक वेक्टर मिलेगा सी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगा, उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर विच इज एन कैप। ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल बताइए इसका। जैसे आपने इसका एग्जाम्पल बताया था कि वेक्टर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर मिला, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर के एग्जाम्पल मैंने बहुत बताया। इसका भी एग्जाम्पल थोड़ा बताइए, बहुत एग्जाम्पल होता है, तुम पढ़े भी हो एग्जाम्पल। टॉर्क तुम लोग 9th या 10th में पढ़ते होगे, जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं। टॉर्क, तो टॉर्क इज पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स। ये फॉर्मूला पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े हो 11th में बहुत पढ़ोगे। तो
तो ये इसका एक एग्जाम्पल होता है बेटा टॉर्क का, आर क्रॉस एफ। आर इज पोजीशन वेक्टर, एफ इज फोर्स। एक चीज़ जो नहीं पढ़े होगे आगे पढ़ोगे वो होता है एंगुलर मोमेंटम। J इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर इज पोजीशन वेक्टर, पी इज लीनियर मोमेंटम। जो फॉर्मूला पढ़े हो एम इंटू वी, है ना, बिल्कुल पढ़े होगे। J जो है वो J हम लोग अभी पढ़ेंगे 11th में, J हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बहुत रोटेशन मोशन में आएगा। ये इसका एग्जाम्पल है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर इज पोजीशन वेक्टर, पी इज लीनियर मोमेंटम। और क्या होता है, और कुछ होता है क्या? हाँ, एक और फॉर्मूला होता है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, हमें बड़ा अच्छा लगता है हमको ये फॉर्मूला। V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये भी फॉर्मूले हम लोग को यूज़ करने मिलेंगे। V इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड R इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो अगर कोई पूछे, कहीं तुमको जरूरत पड़े तो बता सकते हो कि भाई ये जो एग्जाम्पल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन था, कुछ डायरेक्शन के बारे में था, इसको तुम कॉपी कर लो। तो फिर मैं आगे चलता हूँ इसके प्रॉपर्टीज़ पर। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखे। एक डायग्राम मैंने मिटा दिया है, मुझको उसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ में मतलब क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज़ होता है, अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर्स का क्या मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आता है, आंसर आता है, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहली बात, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब जानते हैं हम कि ऑर्डर बदलने पर जहाँ फ़र्क न पड़े, तो हम कहते हैं भाई ये जो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वॉटेवर जो भी है, वो कॉम्यूटेटिव है। जहाँ पर ऑर्डर बदलने में फ़र्क न पड़े, कॉम्यूटेटिव है, बदल सकते हो। मगर वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यानी अगर ऑर्डर बदल दिया जाए तो प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है। और बहुत दूर नहीं जाना, अभी इसके पहले तुमको मैंने जो डायरेक्शन फिगर बताया था कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो बेटा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने बताया था ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ होता है? नीचे। तो ये था तुम्हारा, ये ए क्रॉस बी आ रहा था, और ये क्या आ रहा था तुम्हारा बेटा? बी क्रॉस ए आ रहा था ना, ठीक है। मैंने ए शायद इधर लिया था ना, इट वॉज ए, इट वॉज बी,
ठीक है। तो ए से बी की तरफ कर्ल किया था तो ए क्रॉस बी पर आया था, बी से ए कर्ल किया तो ए क्रॉस बी नीचे आया, बी क्रॉस से नीचे आया था, ठीक है। तो यहीं से हमको दिख गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं होते भाई, मैग्नीट्यूड बराबर होती है। हाँ, इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी भाई। यू कैन राइट डाउन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, मैग्नीट्यूड सेम होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, मगर वो 10 ऊपर की तरफ है, ये 10 नीचे की तरफ होगा। और वेक्टर्स में भाई मैग्नीट्यूड बराबर थोड़ी होना चाहिए इक्वल वेक्टर कहने के लिए। इक्वल वेक्टर किसको कहते हो? जहाँ पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है और बी क्रॉस से नीचे की तरफ है। कैसे कह सकते हो कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस से बराबर होगा? नहीं कह सकते। ऑर्डर बदला, वेक्टर बदला। दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर माइनस सी, डायरेक्शन नीचे की तरफ चला गया। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा, लेकिन एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ। हाँ, मैं ये लिख सकता हूँ ज़रूर, मैं ये ज़रूर लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव कर दोगे तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा दोनों का। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं होते, डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी अबाउट वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट। सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये हुआ कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ए का डिस्ट्रीब्यूशन सब पर हो जाएगा, सब पे। तो यू विल हैव ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस बात को ध्यान रखना। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। थर्ड इज, अगर मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंगल इज 90 डिग्री, तो उनका जो ए क्रॉस बी है वो क्या होगा बेटा? ए क्रॉस बी इज, जैसा पढ़े हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और उनके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एन कैप। साइन एन टी कितना हो जाएगा 1? तो यू विल हैव मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू एन कैप कह सकते हो। या अगर मैं ये कहूँ कि मॉड ए क्रॉस बी, अगर मैं सिर्फ मॉड लूँ तो इज इक्वल टू ए बी लिखूँगा मैं। अगर मॉड लूँगा तो फिर डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है। तो जब दो वेक्टर नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कब होगा? आ जाए एग्जाम में कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कब होगा व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टीज़ है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज जो हमको पढ़ने चाहिए, है ना। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो ये से कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और भी हैं, इसको लोग लिखो तो आगे चलूँ मैं। ओके, तो आई थिंक आप सब इसको नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग।
अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको थोड़ा देख लिया जाए, आगे क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में इसका क्या रिलेशन है, सब पढ़ते हैं थोड़ा हम लोग, ठीक है। चलो ओके, अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी नंबर 4th प्रॉपर्टी, तो 4th प्रॉपर्टी अगर हमको बताना हो तो हम ये तुमको बताएंगे कि बेटा हाँ, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, अगर दो वेक्टर को मैं पैरेलल मान लूँ या उनको एंटी पैरेलल भी मान लूँ, पैरेलल मीन्स सेम डायरेक्शन है या फिर एंटी पैरेलल है अगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। अगर ऐसा स्थिति है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर के बीच बेटा 0 डिग्री, यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। एंड वी नो दैट A क्रॉस B इज मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप फॉर्मूला होता है। साइन 0 भी 0 हो जाएगा, साइन 180 भी 0 होता है। तो दोनों ही केसेस में अगर पैरेलल हो, अगर एंटी पैरेलल हो, तो दोनों ही केसेस में बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा बेटा 0। नाउ अगर हम एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस निकालें तो क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा सेल्फ प्रोडक्ट, है ना। तो अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट निकालें, तो क्या मिलना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं अगर दो वेक्टर सेम होंगे तो इनके बीच हमेशा एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, दोनों डायरेक्शन सेम ही होगा ना, जैसा पढ़े थे हम लोग A डॉट A में। तो अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये भी तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही जाएगा, वही है, वही वेक्टर तो वही है भी, सेम एंगल होगा, सेम डायरेक्शन होगा, 0 डिग्री बीच का एंगल होगा। तो लगाओगे इसमें मॉड ऑफ A जो कि A होगा, मॉड ऑफ B जो भी मॉड ऑफ A ही होगा क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, तो मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन 0 एन कैप जो है होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका, बिकॉज साइन 0 इज 0, ठीक है। इनफैक्ट एक बात याद रखना बेटा, ये जो 0 आया है ये स्केलर नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो मिलता है वो वेक्टर ही मिलता है। तो ये बेटा एक 0 वेक्टर है। कुछ लोग पूछते हैं एग्जाम्पल कि सर 0 वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, तो ये है 0 वेक्टर का एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है, या कभी कभी इसको लोग सिर्फ 0 भी लिखते हैं, वो अलग बात है, और 0, मगर ये एक 0 वेक्टर है, सिर्फ 0 नहीं, इट इज़ 0 नॉट स्केलर, इट इज़ 0 विच इज़ वेक्टर, ठीक है। तो जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हो यू विल गेट अ 0 वेक्टर, ठीक है। A क्रॉस इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टीज नोट करो, फिर हम चलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पे। ओके, आई थिंक कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान से बातों को देखना है, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा उसका यूज़ आने वाला है। इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स जब करेंगे हम लोग, आगे के चैप्टर्स में भी बहुत उसका यूज़ आने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ध्यान से उस बातों को सब कोई को देखना है क्या वो चीज़। तो बेटा वो चीज़ ये है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ योर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप को हम लोग कैसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं भाई। इनके बिना तो पूरी वेक्टर ही नहीं पढ़ सकते हम लोग।
कुछ भी पढ़ो, डॉट पढ़ो, क्रॉस पोलेशन, सब्ट्रैक्शन, आई कैप जे कैप को हमको लेके चलना होगा। तो अब इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख चुके थे, आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब इनका तो क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जिनको हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, चलो शुरुआत किया जाता है फिर। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। यहाँ जो वेक्टर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। ये जो है वो होता है जे कैप, ये जो है वो होता है के कैप। मत घबराओ, मैं बता देता हूँ, मत घबराओ, एक्स वाई जेड, ठीक है। चलो, तो ये होते हैं बेटा हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जिनके बारे में हम लोग पहले बात भी कर चुके हैं और आगे बात भी करेंगे। अभी तो खैर जो कर रहे हैं वो देखो। आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हम जानते हैं आई कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। जे कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन वाई के अलोंग है। अब कोई पूछे कि भाई के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर मगर है क्या, ये कहाँ है, कैसा है, तो के कैप एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन जेड के अलोंग है। भाई किसी वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, उसका डायरेक्शन बताओ, हो गया डेफिनेशन। तो के कैप क्या है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन जेड एक्सिस है, दैट्स इट। वैसे ही आई कैप का डेफिनेशन होगा, वैसे जे कैप का डेफिनेशन होगा, ठीक है। हमको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोल रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताओ। तो ठीक है, देखते हैं, क्या दिक्कत, निकाल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले सेम मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए, सेम वेक्टर का सेम के साथ। आई कैप एक्स के अलोंग है, ये कोई दूसरा आई कैप थोड़ी है, ये भी वही आई कैप है जो एक्स के अलोंग ही तो होगा, एंगल 0 डिग्री होगा इनके बीच। तो मॉड ऑफ ए जो कि आई है, मॉड ऑफ बी जो कि आई है, और कॉस 0, सॉरी साइन थीटा होता है ना, साइन 0 इंटू एन कैप, गलती से मैं कॉस लिख दिया, साइन ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो एंगल कितना है आई और आई के बीच, 0, साइन 0 कितना होगा बेटा, 0। अब ये 0 है तो पूरा 0 हो गया, एंड कैप होकर के भी क्या करेंगे, 0 वेक्टर होगा, 0 जो आया वो 0 वेक्टर ही है मगर 0 है उसकी मैग्नीट्यूड। तो आई क्रॉस आई करने पर 0 मिलेगा, तो क्यों ना जे क्रॉस जे करने पर 0 मिले, तो क्यों ना के क्रॉस के करने पर 0 मिले, क्यों ना मिले भाई, क्यों ना मिले, बिल्कुल मिलेगा। तो आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0 ही होगा। सेम रीज़न है सबके पीछे। तो ये तो हो गया सेम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आई डॉट आई क्या होता था, याद करो, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, क्रॉस करोगे तो 0, रटना नहीं है, बातों को समझो अपने आप, यूज़ करोगे अपने आप समझ में आता जाएगा। अलग अलग वेक्टर्स का जरा मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए, अलग अलग वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलो हमको निकालना है बेटा, मान लो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, अगर दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उनके बीच क्या एंगल की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो एंगल बिटवीन आई एंड जे इज़ हियर 90 डिग्री, सबको साफ दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री अप्लाई करते हैं। तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला ऊपर लिख दे रहा हूँ, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और कोई एक बढ़िया सा वेक्टर एन कैप, ठीक है, जो उसको डायरेक्शन दे सके। आई क्रॉस जे, तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन थीटा, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री, और कोई एक बढ़िया सा वेक्टर जो उसको डायरेक्शन दे सके।
अब डायरेक्शन कैसे देंगे? तो डायरेक्शन मैंने बताया था कि डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन किसी भी यूनिट वेक्टर को उठा के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखेंगे कि ए क्रॉस बी कहाँ जा रहा है। ए क्रॉस बी जहाँ जाएगा उस दिशा के यूनिट वेक्टर को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले डायरेक्शन चेक करेंगे, फिर उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को खोजेंगे कौन है, उसको लगे मल्टीप्लाई कर दो। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, ये चेक करना पड़ेगा, पहले थंब रूल पढ़े चेक कर लेंगे। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो आई कैप को उठाओ मल्टीप्लाई कर दो। तो आई कैप का मल्टीप्लाई हमने कैसे किया? जब पता लगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए क्रॉस बी जा रहा है तब। तो पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है वो पता कर लेते हैं, फिर उस डायरेक्शन के बढ़िया से यूनिट वेक्टर को खोज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आई क्रॉस जे देखते हैं कहाँ जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है कैसे देखेंगे? ऐड थंब रूल है, देखते हैं। याद रखना आई क्रॉस जे, तो फिंगर को कर्ल करना होगा आई से जे की तरफ, इस बात को ध्यान रखना। तो आई से जे, अच्छा ए क्रॉस बी, आई क्रॉस जे निकाला, ये हाथ कहाँ रखेंगे? आई के ऊपर, हाथ को रखा आई के ऊपर, और कर्ल करना है, फिंगर को कर्ल करिए आई से जे, आई से जे, आई से जे, देख लो आई से जे, आई से, आई से जे, आई से जे। तो थंब कहाँ रहा बेटा? देखो बाहर की तरफ। ठीक है, अच्छा ये तो समझ रहे हो ना भाई, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, बाहर की तरफ। ऐसे ही होता है ना ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही होता है ना, एक्स वाई जेड। अब इस जेड को हम लोग बोर्ड के बाद दिखाएंगे नहीं, स्पेस में कैसे ड्रॉ करोगे, तो हम लोग उसको बोर्ड पे ऐसा दिखा देते हैं। सबको पता होता है कि ये डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आई क्रॉस जे निकालूं तो आई से जे मैं कर्ल किया, थंब कहाँ रहा बेटा? बाहर। तो बाहर अब हमको डायरेक्शन मिल गया। अब डायरेक्शन मिला जेड एक्सिस से। डायरेक्शन क्या मिला कि आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को खोजो और उठा के वहाँ रख दो। तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? के कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 1 1 एंड यू विल रिमेन विथ के कैप। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? के। ठीक है, फिर देख लो आई से जे टर्न किया, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो पता चल गया कि आई क्रॉस जे का डायरेक्शन जेड के लॉन्ग है। तो जेड के लॉन्ग के जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को पकड़ो और बैठा दो। आई के कैप था, मैंने बैठा दिया। सिमिलरली अब मैं निकालना चाहूँ अगर जे क्रॉस के, 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 अपने फिंगर को मैं मोड़ूंगा जे से के की तरफ। तो जे से के की तरफ मैं कैसे मोड़ूँ भाई? जे ऊपर है, इधर x है, इधर y है, इधर z है, इधर I है, इधर j है, इधर k है ना। तो मैं ये अपने फिंगर को रखा j की तरफ और k की तरफ मोड़ रहा हूँ। मेरे अंगूठे को देखना कहाँ जा रहा है, फिंगर और अंगूठे को देखो, फिंगर जा रहा है j से k, अंगूठा कहाँ जा रहा है? x की तरफ। तो फिंगर का है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे से के, जे से के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे से के की तरफ, जे से के, जे से के, जे क्रॉस के, अंगूठा कहाँ जा रहा है? इस तरफ। ये कौन डायरेक्शन बेटा? एक्स एक्सिस, यानी कि जे क्रॉस के का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को वहाँ रखना होगा। तो मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के, कहने की बात नहीं है कि इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, साइन 90, और चूँकि ये एक्स के लॉन्ग गया तो आई कैप 1 1 1 यू विल हैव आई कैप। तो जे क्रॉस के इज आई कैप। चलो जरा के क्रॉस आई का हालचाल पूछ लिया जाए, जरा के क्रॉस आई की कंडीशन देख लिया जाए, क्या हाल चला इनका। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई एज पर द फॉर्मूला मॉड ऑफ के मॉड ऑफ आई साइन 90 इंटू मॉड ऑफ के। के क्रॉस आई, यहाँ पे वेक्टर रखना है,
जिधर ये दोनों जाएंगे उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को वहाँ रखिए। तो k क्रॉस आई देखना पड़ेगा। k कहाँ था, देखो i j k, तो k इधर था और i इधर है, तो k क्रॉस आई, k से i, k क्रॉस आई, k से i, k बाहर है, k क्रॉस i, ठीक है। तो k क्रॉस आई कहाँ जा रहा है बेटा, देखो k से मैंने हाथ मोड़ा, k से i, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी कि y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो k क्रॉस आई y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो y एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन किसी को देना हो तो क्या करोगे बताओ। किसी को y एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन कैसे दोगे, जब उसमें j कैप से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 1 1 एंड यू विल हैव j कैप, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई। i क्रॉस j क्रॉस k क्रॉस a कैसे निकालेंगे, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, अपने आप बस समझ। इसका ट्रिक भी होगा, बताऊंगा अभी। अच्छा, ऑर्डर बदलने पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या था, माइनस b क्रॉस a था, याद करो। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ वहाँ पर पे ऑर्डर चेंज कर दूँ, तो j क्रॉस i क्या होगा बताओ। अगर i क्रॉस j इज इक्वल टू k है, तो j क्रॉस i क्या होगा बेटा, माइनस k होगा। इसको चाहो थंब रूल से चेक भी कर सकते हो, j क्रॉस i थंब रूल लगा के चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। j से कल करोगे i की तरफ, तो j से i कल करोगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। पीछे कौन डायरेक्शन है बेटा, ये z है, पीछे माइनस z है, तो j क्रॉस आई माइनस के, तो थंब रूल से भी चेक कर सकते हो। सिमिलरली j क्रॉस के i है, तो जरा बताओ k क्रॉस j क्या होगा सर, कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस i होगा। ऑर्डर चेंज किया, इसको भी थंब रूल चेक करना, कुछ तुम भी चेक करो, बिल्कुल चेक करना, सब कुछ चेक करना घर बैठ करके। फिर k क्रॉस i इज इक्वल टू j, तो i क्रॉस j क्या होगा, तो बेटा i क्रॉस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस j, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। अगर तुमको बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको हम पेन से समझा सकता हूँ मैं। x के लॉन्ग i कैप, y के लॉन्ग j कैप, z के लॉन्ग बेटा k कैप, i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप, x के लॉन्ग i कैप, y के लॉन्ग j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप। क्लियर है। मुझको निकालना था i क्रॉस j, तो i क्रॉस j मैं अपना फिंगर रखूँगा i की तरफ और इसको j से i से j की तरफ कर्ल करूँगा, i से j, तो i से j अंगूठा कहाँ जा रहा है, k, तो i क्रॉस j k। अब है j क्रॉस k, ये था j, ये था k, तो मैंने रखा ये इसको j की तरफ और इसको मैं कर्ल करूँगा j से k, तो j से k कर्ल किया, अंगूठा कहाँ जा रहा है, j से k कर्ल किया, अंगूठा कहाँ जा रहा है, i की तरफ। अब है k क्रॉस i, k ये है, ये k क्रॉस i, k से अंगूठा कहाँ जा रहा है, j, ये हो गया j। और ऑर्डर चेंज कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसको याद कैसे किया, जब बात समझ में तो आ रही है जो आप बता रहे हैं, थंब रूल भी ठीक है ये, लेकिन बड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है, याद कैसे किया जाए। तो याद ऐसे तो यूज़ करते करते याद हो जाता है। एक ट्रिक है इसकी, एक ट्रिक देखो इसकी, ये एक ट्रिक बच्चों इसकी, हालांकि मैं बहुत ट्रिक का फ़ैन नहीं हूँ, मैं फिज़िक्स में ट्रिक्स को पसंद नहीं करता हूँ, और मैं बताता हूँ जनरली, जब तक लगे कि भाई वो ट्रिक रटने वाला ट्रिक नहीं है तब तक मैं वो ट्रिक को बता, जो रटने वालों को मैं कभी नहीं बताता किसी को। मान लो ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। एरो हमेशा आई से जे से के, आई जे के, जैसे बोलते हो आई जे के, एरो ऐसे लगाओगे। हर दो का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वाला होगा, हर दो का मल्टीप्लिकेशन अगला वाला, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, देख लो आई क्रॉस जे अगला वाला के, जे क्रॉस के अगला वाला आई, के क्रॉस आई आगे वाला जे। जो दो का मल्टीप्लाई करोगे
उसका मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वाला होगा। आई क्रॉस जे में किया तो नेक्स्ट क्या आ रहा है के, जे का के में किया नेक्स्ट क्या आ रहा है आई, के का आई में किया नेक्स्ट क्या आ रहा है जे। देख लो। और अगर एरो के उल्टा जाओ तो माइनस लगा देना, आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस आई माइनस के होगा अभी भी नेक्स्ट वाला मगर माइनस के साथ, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर भूल जाए कभी तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा गए तो जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस जे माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको एक ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हो, जो कहना है सब जो कहना है कहो, बस समझ में बात आनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो ये बेटा ऑर्थोगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे हम लोग को प्रोसीड करने के लिए। तो कॉपी इट एंड विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो स्क्रीनशॉट तुम सब ले लिए होगे हमेशा की तरह, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे निकाला जाता है। ये तो ठीक है, फॉर्मूला हो गया, वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज़ देख लिए, डायरेक्शन देख लिए, थंब देख लिए। थोड़ा अब धरातल पे आके बात करते हैं। धरातल पे आने के बात करने का मतलब इतना जो ताम झाम सब पढ़े हैं, इससे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ना। तो ज़मीन पे आकर बात करें कि भाई इतना कुछ तो हो गया, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। ओके, हाउ टू डिटरमाइन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें, ये हम लोग को थोड़ा सा पता करना है, कैसे निकाले दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो मैंने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप। वेक्टर बी इज i कैप, वेक्टर बी इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये दो वेक्टर तुमको दिए हैं बेटा, हमको इनका निकालना है a क्रॉस b। याद रखना a क्रॉस b है कि b क्रॉस a, इस बात को अच्छे से देखना जब भी निकालोगे, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, a क्रॉस b अलग वैल्यू होगी, वैल्यू डायरेक्शन की बात करें, a क्रॉस b अलग वेक्टर होगा, b क्रॉस a एक अलग वेक्टर होगा, इसलिए ऑर्डर देखना क्या पूछा गया है। तो मुझको a क्रॉस b निकालना है। अच्छा, मैं तुमको यहाँ रूल बताया था, ये वाला दिमाग के कहीं किसी कोने में इसको बैठा के रखना। i कैप, i से j, j से k। ठीक है, 2-3 बार यूज़ करोगे आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b। तो a क्रॉस b का मतलब क्या हो गया, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस क्या होगा बेटा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये तुमको क्रॉस निकालना है। तो जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हो कि भाई 3 टर्म यहाँ पे हैं, 3 टर्म यहाँ पे हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक का तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, बस यही करना है। हाँ, इसका हेल्प लेते हुए एक ये तरीका है, देखते हैं, लंबा है छोटा है जो भी आना चाहिए मैं बता रहा हूँ। 1 बाई 1 पहले आई को लिया,
तो मैं इसका पहले आई से करूँ बेटा, आई क्रॉस आई तो 0 होता है ना, मैं लिख देता हूँ। चलो पहले कोफिशिएंट करेंगे, तो 2 × 1 2 और आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, प्लस 2 3 जा 6 एंड ब्रैकेट आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, देख लिया मैंने। इसका तीनों से हो गया, अब इसका तीनों से किया जाए, चलो प्लस, तो 1 × 1 इज 1, नाउ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, प्लस 1 × 2 इट इज़ 2 एंड ब्रैकेट जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस जे, प्लस 3 × 3 9 के, सॉरी मैं जे का के में करना था ना, 1 × 3 इज 3 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, प्लस अब ये हो गया, ये इसको पकड़ा, जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो 3 × 1 3 के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, प्लस 3 2 जा 6 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 के क्रॉस के। तो मैंने पूरे 9 के 9 टर्म लिख दिए, 9 टर्म आएंगे, 3 3 3, 9 टर्म में लिख दी, सिंपल। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया और जो क्रॉस था उसको मैं करता गया, एक नॉर्मल अलजेब्रा में जो हम लोग तरीका अप्लाई करते वैसे मैंने कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या हमको मिलता है, इज इक्वल टू, बच्चों आई क्रॉस आई क्या होता है, 0, अभी 2 मिनट पहले बताया, ये टर्म कितना हो गया, 0, 4 4, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज के, तो के क्या लिख दिया, प्लस 6 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के एरो को उल्टा जा रहा है बेटा, देखो जहाँ एरो उसको उल्टा जा रहा हूँ मैं, तो आई क्रॉस के, तो हर 2 का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वाला, और एरो के उल्टा गए तो माइनस, तो आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो यू विल हैव हियर माइनस जे, ठीक है। और क्या मिलेगा, प्लस 1 तो है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, देखो अगेन एरो के उल्टा जा रहा हूँ, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो माइनस के, प्लस जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, सेम मैटर क्रॉस पर 0 होता है, जे क्रॉस जे 0, प्लस 3 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के एरो के सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जे क्रॉस के इज आई, एरो के सेम डायरेक्शन में है तो आई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई एरो के सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो के क्रॉस आई इज जे, तो कितना हो जाएगा, 3J प्लस 6 इज देयर, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे एरो के उल्टा जा रहा हूँ देख लो, तो के क्रॉस जे इज माइनस आई, तो दिस इज माइनस आई एंड के क्रॉस के विल बी 0, 2 वेक्टर का सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो 9 में से 3 टर्म 0 हो गए, आई वाला, जे वाला, के वाला। मतलब अगर नॉर्मल करना हो तो आई का आई में नहीं करना चाहिए, जे का जे वाले में नहीं करना चाहिए, और के का के में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों क्या हो जाते हैं 0। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो टोटल 9 टर्म में से बेटा 3 तो 0 हो गए, बच्चे 6 को मैंने इसके हेल्प से लिख लिया, तो कितना हो जाएगा ये 4K माइनस 6J माइनस K प्लस 3I प्लस 3J माइनस 6I। अब इसको देख लो, छोटा कर लो, माइनस 6I प्लस 3I, तो माइनस 3I ये हो गया, माइनस 6J प्लस 3J, तो माइनस 3J ये हो गया, प्लस 4K माइनस K, तो ये क्या हो गया बेटा
प्लस 3 के ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा ए क्रॉस बी की वैल्यू। दिस इज नथिंग बट योर ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी निकालने का सिंपल साधारण एक तरीका है। अब तुमको अगर सिंपल साधारण तो नहीं है, बड़ा इसमें ताम झाम करना पड़ा, ऐसा नहीं ताम झाम करना पड़ा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो है। और क्या है बताओ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ जो वैल्यूज़ है उसको देखते वैल्यूज पुट करते चलो। तो ये एक तरीका। हाँ, मेरे पास अभी एक और मेथड है जो ज़्यादा प्रचलित मेथड है, जो ज़्यादा पॉपुलर मेथड है बच्चों के बीच ए क्रॉस बी निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। वो ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। थोड़ा सा लोग कहते हैं छोटा मेथड, हमको तो सब बराबर ही लगता है। लोग कहते हैं छोटा मेथड है, ठीक है, उसको देखेंगे, तुमको जो पसंद है करना। तो सो करो, तो मैं तुमको डिटर्मिनेंट मेथड बताता हूँ, ठीक है, करो उसको। ओके, एज यूजुअल तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो मैं आगे चलता हूँ। एक और इसका मेथड होता है जिसको बोलते हैं बेटा डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड मैं भी उसी मेथड को यूज़ करूँगा तुम लोग के लिए, क्योंकि बच्चों को वही मेथड अच्छा लगता है, ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों के बीच। तो डिटर्मिनेंट मेथड से ए क्रॉस बी कैसे निकालते उसको तो देख लिया जाए। मेथड नंबर 2, डिटर्मिनेंट मेथड। इसमें करना ये है कि 2 लाइन ड्रॉ कर दो पहले, ठीक है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ बच्चों, ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए जो निकालना है वो देख लेना। हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा आई कैप, यहाँ पर लिखा मैंने जे कैप, यहाँ पर लिखा मैंने के कैप, और ए क्रॉस बी निकालना है। तो ऊपर यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पर बी, मतलब यहाँ पर ए का कोफिशिएंट, यहाँ पर बी का कोफिशिएंट। आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला। तो आई की ए की वैल्यू क्या है 2, जे कोफिशिएंट कितना है 1, के कोफिशिएंट कितना है 3। अगर मुझको बी क्रॉस से निकालना होता तो ऊपर में बी लिखता, नीचे है। अच्छा, बी की वैल्यूज, बी के लिए आई कोफिशिएंट कितना है 1, जे की वैल्यू कितनी है कोफिशिएंट 2, के कोफिशिएंट कितना है 3। पहले ए फिर बी क्रॉस से निकालना होता तो पहले बी फिर ए, है ना, दोनों फर्क आएगा। इसको बोलते हैं बेटा कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे पढ़ते हैं इसको ना, मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे अभी आगे। इसको बोलते हैं रो, रो 1, रो 2, रो 3, रो कॉलम, ठीक है। अब हमको निकालना है बच्चों ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका ये होता है। अच्छा, इनमें साइन चलता है, आई कैप पॉजिटिव चलता है, जे कैप नेगेटिव चलता है, के कैप पॉजिटिव। इनके पहले ये साइन लगाया जाता है, मतलब ये है। तो आई के साथ प्लस, तो आई को लो, आई को ले लिया, आई का कॉलम और आई का रो छोड़ दो, जिसको भी लो वो कॉलम वो रो छोड़ दिया जाता है। तो आई को लिया तो आई का कॉलम ये है, आई का रो ये छोड़ दिया, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये 4 बचे। इन 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 3 माइनस 3 × 2 6, और बीच में क्या होगा माइनस। इनका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, 1 × 3 3, बीच में माइनस रहेगा, 3 × 2 6, ठीक है। अब मैं क्या लूँगा जे, तो जे के साथ क्या चलता है बेटा माइनस, तो लगा दिया मैंने माइनस। अब अगर जे को लोगे तो जे वाला रो जे वाला कॉलम हट गया, जे वाला रो जे वाला कॉलम हट गया, तो ये 4 लोग बचे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, बीच में माइनस, 3 1 जा 3, ये भी हो गया।
अब बचा के के साथ क्या चलता है बेटा, प्लस, तो प्लस के। अब के को लोगे तो क्या होगा, अब के को लोगे तो क्या होगा, वही होगा जो आई और जे के साथ हुआ था, के वाला रो के वाला कॉलम छोड़ दो, के वाला रो के वाला कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा, ये 4 लोग बचे जिनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, बीच में माइनस, 1 इंटू 1 1, तो ए क्रॉस बी क्या बचेगा, -3i कैप -3j कैप एंड +3k कैप। मिला लो, वहीं से आंसर आ रहा था, अभी हम लोग कुछ देर पर इसी को किए थे ना, मिला लो सेम आंसर आ रहा था, -3i कैप -3j कैप +3k कैप। तो ये हो गया बेटा हमारा डिटर्मिनेंट मेथड से ए क्रॉस बी निकालना। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी है। इसके पहले वाला मेथड ये बहुत बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन 1-2 स्टेप ज़्यादा है ना। तुमको जो मेथड पसंद है तुम वो मेथड करो, है ना। ज़्यादातर लोग इस मेथड को प्रेफर करते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी निकालना, बस निकालना है, जो तुमको पसंद है वो करो। तो आज तुमको मैंने ए क्रॉस बी पढ़ा दिया, पूरा क्रॉसवर्ड तुमको पढ़ा दिया, प्रॉपर्टीज बता दिया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, थंब रूल क्या होगा, और 2 वेक्टर का ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं तुमको मैंने ये बता दिया। ये मेरा आज का लेक्चर का एक कह सकते हो कि ये फिनिश अंत तक पहुँच गया। अब आगे क्या, तो अब आगे हमको पढ़ना होगा बेटा, इन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। अब क्रॉसवर्ड निकाल तो लिए, अब इसका एप्लीकेशन देखिए, एग्जाम्पल मैंने क्या टॉर्क बताया था, टॉर्क भी निकालने को आता है इसमें। तो अब इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे दोनों टॉपिक पर, तो बहुत अच्छे से उसमें देखते हैं कितना लेक्चर में कवर होता है ना, बेसिक से शुरू करके ऊपर तक हम लोग जाएंगे। तो बहुत अच्छे से बातों को समझ लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।